हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, कल से बेहतर होंगे और दुगने उत्साह से अपनी स्टडी में लगे हुए होंगे। तो जैसा कि हमारा एनटीपीसी का एग्जाम अभी चल रहा है और जितने भी प्रिय विद्यार्थी एग्जाम देने जाने वाले हैं या देकर आए हैं, उन सभी का एग्जाम अच्छा हुआ होगा या अच्छा होगा, ठीक है। और जिन लोगों ने हमको ये क्वेश्चन भेजे हैं 17 मार्च के शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन, जिन भी प्रिय विद्यार्थियों ने भेजे हैं उन सभी के लिए हमारा तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है। तो आइए देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में किस पार्टी की स्थापना की थी? इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, जिसका मुख्यालय अगर पूछ ले कहां पर था, कलकत्ता में जिसका मुख्यालय बनाया गया था। और पूछ ले पहला अधिवेशन इसका 1940 में हुआ था और कहां पर, नागपुर में इसका पहला अधिवेशन हुआ था, ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा क्यों की गई थी? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच मतभेद हो गया था। मतभेद किस बात को लेकर था? मतभेद था 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन को लेकर। क्लियर है? त्रिपुरी अधिवेशन में दो प्रतिद्वंदी थे, पट्टाभी सीतारमैया जिनको गांधी जी का समर्थन प्राप्त था और दूसरे सुभाष चंद्र बोस। और जो 1939 का अधिवेशन है उसका अध्यक्ष किसको चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया, जिससे गांधी जी नाराज हो गए थे और उनकी इसकी नाराजगी को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, ठीक है। किसको हराकर जीता था इन्होंने? 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन के कारण। क्लियर है? पट्टाभी सीतारमैया को हराया था, पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। क्लियर है? तो ये पट्टाभी सीतारमैया को इन्होंने हराया। गांधी जी का इनको समर्थन प्राप्त था, गांधी जी का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। और किसने हराया था? सुभाष चंद्र बोस ने हराया। ये आप याद रखना। दूसरा आपको याद रखना है, जब हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उस समय पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? यानी स्वतंत्रता के समय आईएनसी के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, 1947 के बाद आईएनसी की अध्यक्षता किसके द्वारा? तो पट्टाभी सीतारमैया के द्वारा की गई थी। स्वतंत्रता के बाद आईएनसी के अध्यक्ष बनाए गए थे। और स्वतंत्रता के समय यदि पूछ ले आपसे, तब अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष बनाया गया था जेबी कृपलानी को। क्लियर है? जेबी कृपलानी को बनाया गया था। उसके बाद मैं आगे आपसे बात करूं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी की गई थी, ठीक है। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई। सुभाष चंद्र बोस भारत से भागने में सफल हुए। किसका रूप उन्होंने, यानी किसका रूप उन्होंने धारण किया था? तो मोहम्मद जियाउद्दीन का रूप, जियाउद्दीन का रूप धारण करके भारत से भागने में सफल हुए, भारत से भागने में सफल हुए। दूसरा आपको याद रखना है इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, ठीक है, आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज, इसकी स्थापना यदि आपसे पूछ ले किसके द्वारा की गई थी, तो आजाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो किसके द्वारा? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। मोहन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और यदि आपसे पूछ ले सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान कब संभाली, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में कमान संभाली थी। और कहां पर संभाली? सिंगापुर में कमान
संभाली थी। क्लियर है, सिंगापुर में ही कमान संभाली। और अगर आपसे पूछ ले, ये तो है आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी, आपको आजाद हिंद सरकार के बारे में भी याद रखना है। आजाद हिंद सरकार, ठीक है। इसकी स्थापना की अगर मैं बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। और कब इसकी स्थापना की गई थी? 1943 में इसकी स्थापना की गई, ये आपको ध्यान रखना। और कहां पर की थी? सिंगापुर में इसकी स्थापना की गई, सिंगापुर में। और इसकी जो पहली महिला विंग थी, इसकी पहली महिला विंग का नेतृत्व किसने किया था? लक्ष्मी सहगल ने। फर्स्ट वुमेन विंग का नेतृत्व किया था, महिला इकाई का नेतृत्व किया था। क्लियर है? आप ये जरूर याद रखना, आजाद हिंद फौज और आजाद हिंद सरकार, ठीक है। क्लियर है? आगे आपको याद रखना है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना 1928 में ही की गई। और पूछ ले किसके द्वारा की गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस और जेएल नेहरू, ठीक है, जेएल नेहरू के द्वारा स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के साथ करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तब आपका राइट आंसर सुभाष चंद्र बोस होने वाला है। दूसरा आपको याद रखना है, जब 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? तो कांग्रेस का जो अध्यक्ष बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास इसका मुख्य उद्देश्य था। पंचवर्षीय योजनाओं की अगर मैं आपसे बात करूं तो किस देश के संविधान से पंचवर्षीय योजनाओं को लिया गया है? हमने यूएसएसआर के संविधान से, यानी यूएसएसआर यानी जिसको रूस कहा जाता है, रूस के संविधान से हमने 5 ईयर प्लान लिया है। क्लियर है? 5 ईयर प्लान लिया है। दूसरा आपसे पूछ ले, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो पहला 5 ईयर प्लान था, ये 1951 में स्टार्ट किया गया था और 1956 में समाप्त हुआ। दूसरा आपको क्या याद रखना, इसी पहली पंचवर्षीय योजना में ही पहला संविधान संशोधन 1951 किया गया। यदि आपसे पूछ ले संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया। और क्लियर है, 1951 में किया गया। और किससे संबंधित था? ये भूमि सुधारों से संबंधित था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है, 9वीं अनुसूची जोड़ेगी। ये 9वीं अनुसूची क्या है? तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भी कानून डाल दिए जाते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, यानी उन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। क्लियर है? जैसे मैं आपसे बात करूं, जो 76वां संविधान संशोधन है, 76वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? ये 1994 में। 76वां संविधान संशोधन 1994 में हुआ। इसके द्वारा क्या किया गया? इसके द्वारा जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो आरक्षण की अधिकतम सीमा है, तमिलनाडु में 69% आरक्षण प्राप्त है, रिजर्वेशन प्राप्त है, ठीक है। 76वां संविधान संशोधन 1994 के द्वारा तमिलनाडु को 69% रिजर्वेशन प्राप्त है। जबकि जो इंदिरा साहनी वाला मामला है, इंदिरा साहनी वाला मामला 1992 में हुआ था, ठीक है। इंदिरा साहनी मामले में, इंदिरा साहनी वाले बाद में
1992 में कहा गया कि भारत के किसी भी राज्य में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो फिर अब आप बताइए, इंदिरा साहनीवाद में ये कहा गया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन तमिलनाडु में 69% आरक्षण फिर कैसे है? तो उसका यही कारण है कि क्षेत्र में संविधान संशोधन करके इसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया और उसके बाद इसको अब चुनौती नहीं दी जा सकती। क्लियर है आपको? दूसरा आप याद रखना, पहली पंचवर्षीय योजना में ही, इसी पंचवर्षीय योजना में मैं आपसे बात करूं भूदान आंदोलन के बारे में। ठीक है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया, विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया था? 1951 में स्टार्ट किया गया। और याद रखना, इसको स्टार्ट कहां से किया था? जब भूदान आंदोलन शुरू हुआ था, इसमें क्या था, भूमि दान या ग्राम दान आंदोलन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, भूमि दान इसमें की गई थी। जब ये स्टार्ट हुआ था उस समय पर ये आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव से स्टार्ट हुआ था, जबकि वर्तमान में बात करें तो पोचमपल्ली गांव कहां पर आता है? वर्तमान में ये तेलंगाना में आता है। ठीक है, ये भी आप याद रखना। आगे मैं आपसे बात करूं गरीबी हटाओ, तो गरीबी हटाओ जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसका अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो 1974 से 1978 तक था। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1974 से 1978 तक था। और आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना उसके पूरे टेन्योर से 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। और दूसरा, उसके बाद क्या स्टार्ट किया गया था? रोलिंग प्लान स्टार्ट किया गया था, रोलिंग प्लान। और किसके द्वारा? मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। क्लियर है? और गरीबी हटाओ जो जिसने अपने चुनाव में शामिल किया था वो इंदिरा गांधी ने ये नारा दिया था अपने चुनावी प्रचार में। ये भी आपको याद रखना है। इंडस्ट्रियल बात करें हम औद्योगिक विकास की, तो औद्योगिक विकास की बात करें जो 2nd पंचवर्षीय योजना थी, 2nd 5 ईयर प्लान, जो कि कब से कब तक? तो 1956 से 1961 तक दूसरी पंचवर्षीय योजना पर किसका ध्यान दिया गया था? औद्योगिकरण का ध्यान दिया गया था। औद्योगिकरण का ध्यान दिया गया था। और इसके द्वारा भारत में 3 मुख्य उद्योग स्थापित किए गए थे। उन 3 उद्योगों का आपसे नाम पूछ लेता है, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। ठीक है, 3 उद्योग दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। और अगर आपसे पूछ ले किस देश के सहयोग से इनको स्थापित किया गया था? दुर्गापुर को ब्रिटेन की सहायता से। और कहां पर है दुर्गापुर? पश्चिम बंगाल में है। बात करें भिलाई, रूस की सहायता से। ठीक है, और राउरकेला की बात करें तो राउरकेला को जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था। ये भी आप याद रखना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24, आर्टिकल 14 से 18 की बात करें तो इसके अंतर्गत समानता का अधिकार आता है। समानता का अधिकार, 1922 स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता,
ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो हमारे मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? तो मूल संविधान में टोटल 7 मूल अधिकार थे। ठीक है, 7 क्या थे? मौलिक अधिकार थे। 7 मौलिक अधिकार थे। बात करें दो हमारे संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार आते हैं और इसको ही भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान का मैग्ना कार्टा भी इनको कहा जाता है। क्लियर है। संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भाग 3 मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। और आपसे पूछ ले मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं हमने? तो यूएसए के संविधान से इनको लिया गया है। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय पर कितने मौलिक अधिकार थे? उस समय पर टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में कितने? वर्तमान में 6 हैं। तो जो 7वां मौलिक अधिकार है वो कौन सा हटाया गया? जो आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 31 में प्रावधान था उसका। दूसरा आर्टिकल 19(1)(f), इसमें जो संपत्ति का अधिकार है ये एक क्या था? मौलिक अधिकार था। और इसको ही 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इससे निकालकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और आपसे पूछा जा सकता है फिर शामिल किस में किया गया था? आर्टिकल 300A में इसको शामिल किया गया था। और अगर आपसे पूछ ले जब ये संविधान संशोधन किया गया उस समय पर प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय पर प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई उस समय पर प्रधानमंत्री थे। अब देखिए आर्टिकल 23 की मैं आपसे बात करूं तो आर्टिकल 23 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 23 में बेगार और बलात् श्रम, बलात् श्रम और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, मानव तस्करी होती है, मानव तस्करी पर रोक लगाई गई है। मानव तस्करी, बेगार का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति से काम करवा लेना और उसके पैसे उसको ना देना, इसको बेगार कहा जाता है। आगे बात करूं मैं आर्टिकल 24 की, तो आर्टिकल 24 में क्या प्रावधान है? आर्टिकल 24 में मुख्य रूप से बाल श्रम पर रोक लगाई गई है। बाल श्रम पर रोक लगाई गई है, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खतरनाक कारखानों में काम नहीं कर सकते। ठीक है, खतरनाक कारखानों में काम नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य थे? मुंबई, मध्य प्रदेश, बंगाल और उत्तर प्रदेश। देखिए बिल्कुल आपके एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आया होगा आप कंफ्यूज बिल्कुल हुए होंगे, और बात भी लाजमी है कंफ्यूज होना, क्योंकि जो ये बी आर अम्बेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर ये सबसे पहले पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ठीक है, पूर्वी बंगाल से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ तो अब ये पूर्वी बंगाल कहाँ चला गया? पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। और जो बी आर अम्बेडकर हैं वो हमारे संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इसलिए इनके लिए जो बॉम्बे प्रांत था, ठीक है, वहां से इसकी एक सीट से एम.आर. जयकर, पुणे से, ठीक है, एम.आर. जयकर
पुणे से मेंबर थे, इनसे इस्तीफा दिलाया गया, इस्तीफा दिलाया गया। और यहां से कौन जीते? यहां से ही बी आर अम्बेडकर चुने गए। ठीक है, बी आर अम्बेडकर चुने गए। इस तरह से जो हमारा राइट आंसर होगा मुंबई राइट आंसर होगा। ठीक है, बी आर अम्बेडकर। संविधान सभा के बारे में अगर आपसे पूछ ले तो किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। कब भारत आया? 1946 में भारत आया था। और इसके द्वारा प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। ठीक है, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाना था। इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम याद रखना, सर पैथिक लॉरेंस, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, और इसके अन्य मेंबर भी थे जिसमें स्टीफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर अन्य सदस्य थे। आगे आप ध्यान रखना, संविधान सभा की अगर पहली बैठक पूछ ले आपसे, संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई। और पूछ लें आपसे इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, दानंद सिन्हा को बनाया गया था। और ये एक कैसे अध्यक्ष थे? एक अस्थाई अध्यक्ष थे, अस्थाई अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ होने के नाते इनको इसका अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने लोगों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की पहली बैठक अगर आपसे पूछ ले टोटल कितनी महिलाओं ने भाग लिया इसमें? टोटल वुमेन पूछ ले आपसे, 9 महिलाओं ने भाग लिया था। और मैं बात करूं आपसे तो संविधान सभा में टोटल कितनी महिलाएं थी? संविधान सभा में टोटल महिलाएं थी 15। क्लियर है? और अगर आपसे पूछ ले संविधान सभा में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो इसकी जानकारी 207 भी मिलती है और 211 भी इसका उल्लेख मिलता है। आपके मन में जरूर आ सकता है, क्योंकि जो संविधान सभा है इसकी जो पहली बैठक थी उसका बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था, इसलिए मेंबर इतने कम रह गए थे। दूसरी बैठक अगर आपसे पूछ ले, सेकंड बैठक कब हुई? 11 दिसंबर को हुई। और इस 11 दिसंबर की बैठक में क्या हुआ था? स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और अगर बात करें तीसरी बैठक की, तो तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी दिन जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, JL नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जो आगे चलकर हमारी प्रस्तावना का आधार बना था। ये भी आपको याद रखना है, प्रस्तावना का आधार बना था। और इसको अपनाया कब गया? तो 22 जनवरी 1947 को हमारी संविधान सभा ने जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया था। संविधान सभा के टोटल कितने अधिवेशन हुए थे? तो संविधान सभा के टोटल 11 अधिवेशन हुए थे 26 नवंबर 1949 तक। क्लियर है? और यदि हम 24 जनवरी 1950 को भी जोड़ लें, जब संविधान पर साइन किए गए थे, ठीक है, संविधान पर क्या हुए थे? इस दिन साइन हुए थे। इसे लगाकर टोटल 12 अधिवेशन हो जाते हैं। ठीक है, और जो बी आर अम्बेडकर हैं, बी आर अम्बेडकर से एक महत्वपूर्ण पॉइंट आप याद रखना, ये किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के
अध्यक्ष थे, जिसकी स्थापना 29 अगस्त 1947 को की गई थी। और टोटल कितने मेंबर थे इसमें? टोटल 7 मेंबर इसमें थे। भारत में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किस संस्था की होती है? भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक या नीति आयोग? तो जो इसका राइट आंसर होने वाला आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। आरबीआई को लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। लैंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है। इसका मतलब है अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता बैंक, ये याद रखना आप। दूसरा, अगर आपसे पूछ ले आरबीआई की जो स्थापना है 1934 के अधिनियम से, 1934 के अधिनियम से 1935 में शाही आयोग, जिसे शाही आयोग कहा जाता है, हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना की गई। दूसरा आप याद रखना, आरबीआई के पहले अध्यक्ष कौन थे? आरबीआई के पहले गवर्नर किसको बनाया गया था? तो इसके पहले गवर्नर बनाए गए थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ को इसका पहला गवर्नर बनाया गया। और यदि आपसे पूछ ले पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख साहब इसके पहले भारतीय गवर्नर थे। और जब इसकी स्थापना की गई, आरबीआई की जब स्थापना की गई थी, उस समय पर इसका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता था। और 1937 में मुख्यालय कहां कर दिया गया आरबीआई का? बंबई में मुख्यालय कर दिया गया। ठीक है, कोई भी डाउट आपको? दूसरा आपको याद रखना है, जो भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था? भारत में पहला विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण क्या होता है? डीमोनेटाइजेशन को विमुद्रीकरण कहा जाता है, यानी नोटबंदी जो होती है उसको ही विमुद्रीकरण कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। पहला विमुद्रीकरण कब हुआ? 1946 में हुआ था। और उस समय पर सीडी देशमुख गवर्नर थे। ठीक है, 5,000 और 10,000 के नोट बंद किए गए। 10,000 के नोट बंद किए गए थे। पूछ ले आपसे दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ था? 1978 में हुआ था। 1978 में हुआ था। मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस समय पर। मोरारजी और आईजी पटेल गवर्नर थे। और तीसरा जो विमुद्रीकरण है वो कब हुआ? अभी तक टोटल 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। 2016 में हुआ था। उर्जित पटेल गवर्नर थे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। क्लियर है? आप याद रखना, अगर आपसे स्वतंत्र भारत का पहला विमुद्रीकरण पूछ लिया जाए तो कब हुआ था? 1978 में हुआ था। मोरारजी देसाई की सरकार में हुआ था और आईजी पटेल उसके गवर्नर थे। जो 1946 में हुआ था ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट किया था। क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि जो इनकी 11 सूत्री मांग थी, 11 सूत्री मांग को इरविन ने ठुकरा दिया था, इसीलिए इसको स्टार्ट किया। कहां से? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से स्टार्ट की गई थी। दांडी यात्रा जिसको बोला गया,
दांडी यात्रा बोला गया था। टोटल 240 मील कहाँ समाप्त हुई थी? दांडी में समाप्त हुई थी। और किस डिस्ट्रिक्ट में? दांडी का डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता है आपसे। नवसारी डिस्ट्रिक्ट में यात्रा समाप्त हुई थी और यहीं पर इन्होंने नमक कर तोड़ा था। इसके बाद 5 मार्च, ठीक है। इस तरह से उत्तर भारत में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया। दक्षिण भारत में यदि नमक आंदोलन आपसे पूछ ले, 6 अप्रैल 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था ये, ठीक। दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछ ले, दक्षिण भारत में वेदारण्यम से तिरुचि तक नमक आंदोलन चलाया गया था। वेदारण्यम से तिरुचि तक। और यदि आपसे पूछ ले दक्षिण भारत में नमक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो दक्षिण भारत में नमक आंदोलन का नेतृत्व श्री राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। गोपालाचारी के द्वारा किया गया। दूसरा आपको याद रखना है, इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ और इसमें गांधी जी की जो 11 मांगे थी उनको रखा गया था, ठीक। गांधी जी की 11 मांगों को रखा गया था और ये समझौता गांधी और इरविन के बीच हुआ था। और इसी समझौते के बाद गांधी जी कहाँ गए थे? गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। और इनके साथ आधिकारिक रूप से और भी लोग गए थे, लेकिन महिलाओं में सरोजिनी नायडू इनके साथ गई थी। अगर उत्तर पश्चिम प्रांत की बात की जाए तो वहां पर 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना की गई थी। खिदमतगार संगठन की स्थापना की गई थी और इसको लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है। लाल कुर्ती दल, और किसके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। और 1930 में जब दांडी यात्रा चल रही थी, इनके द्वारा खुदाई खिदमतगार आंदोलन उत्तर पश्चिम प्रांतों में चलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खान इसके प्रणेता थे। और दूसरा आपको याद रखना है, भारत रत्न पाने वाले यदि आपसे पहले विदेशी नागरिक पूछ लिए जाएं तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही फर्स्ट भारत रत्न प्राप्तकर्ता हो जाते हैं। क्लियर है? 1920 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था, जिसे चोरी चौरा कांड के बाद बंद कर दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और 1917 में चंपारण आंदोलन 1917 में स्टार्ट किया गया था। क्लियर है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? संवेग, त्वरण, जड़त्व या बल? देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या बताता है? वो बताता है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बाह्य बल अर्थात हमारा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमारी बाइक चल रही है, ठीक है, हम चला रहे हैं, एक्सीलेटर दे रहे हैं, वो कब तक नहीं रुकेगी? एक्सीलेटर देते रहेंगे हम तो भी चलती रहेगी। कब तक नहीं रुकेगी वो? जब तक कि हम उस पर ब्रेक यानी कि बाह्य बल उस पर हम ना लगाएं। क्लियर है? ये मान लीजिए यहाँ कोई बड़ा सा पत्थर रखा, वो जब तक वहां पड़ा रहेगा जब तक कि हम उसको धक्का ना दें। इस तरह से न्यूटन की गति का प्रथम नियम होता जड़त्व से संबंधित है। जैसे बस में बैठा व्यक्ति ब्रेक लगाने पर आगे झुक जाता है, व्यक्ति का आगे झुकना, ऐसा क्यों होता? तो ऐसा जड़त्व का नियम या न्यूटन की गति के प्रथम नियम के कारण होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बस में बैठा होता है, बस चल रही होती है,
ठीक है, बस चल रही होती है और बस अचानक से ब्रेक लगाते हैं, जो हमारे शरीर का नीचे का हिस्सा होता है वो तो एक्टिव हो जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा वो जड़त में ही रहना चाहता है, इसी कारण हम आगे झुक जाते हैं। दूसरे उदाहरण की बात करें, कंबल को डंडे से पीटने पर धूल का निकलना, पीटने पर धूल का निकलना, क्लियर है, धूल का निकलना। और जो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है, इसको गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इन्हीं के द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। गैलीलियो की बात करें तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था, दूरबीन का आविष्कार किया गया था, और 1610 में इनके द्वारा सबसे बड़े उपग्रह गैनीमीड, गैनीमीड, यूरोपा और कैलिस्टो की खोज की गई थी, जो कि ये, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले जो हमारा सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह अगर आपसे पूछ लिया जाए तो गैनीमीड है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा, गैनीमीड है। किसका है ये, बृहस्पति का उपग्रह है, बृहस्पति का। और यदि आपसे पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है, तो छोटा सबसे डीमोस है, जो कि मंगल का एक उपग्रह है। डीमोस किसका उपग्रह है, मंगल का एक उपग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी, भारतीय विश्वविद्यालय, मैंने आपको भारत की पहली आधुनिक यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और बताया था कब स्थापना हुई थी, 1857 में हुई थी। तो हमसे यही पूछा गया है कि किसके समय पर हुई थी, तो ये 1857 में लॉर्ड कैनिंग क्या थे, गवर्नर जनरल थे। और कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, 1857 का विद्रोह भी इनके समय पर हुआ था। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, इन्हें 1858 के अधिनियम से क्या बनाया गया था, वायसराय बनाया गया था। और यदि आपसे पूछ ले भारत के पहले वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए जो विश्वविद्यालयों की स्थापना है भारत में, जो 1854 में वुड डिस्पैच कमीशन आया था, आयोग आया था, किसके समय पर यह आया था, डलहौजी के समय पर आया था, डलहौजी के समय पर आया। और इसको ही भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्लियर है, मैग्ना कार्टा भारतीय शिक्षा का इसको कहा जाता है। और इसी की सिफारिश पर पहला जो यूनिवर्सिटी है वो कलकत्ता में खोला गया था, पहला यूनिवर्सिटी कलकत्ता में खोला गया था, याद रखना आप। और उसके बाद बॉम्बे और मद्रास में भी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। और यदि आपसे पूछ ले कि प्राचीन भारत की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी थी, तो प्राचीन भारत की पहली यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी थी, जिसको कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था, ये आपको याद रखना। और नालंदा कहां पर, बिहार में बनवाया गया था। आपको मुझे बताना है कि इस नालंदा यूनिवर्सिटी को, जो कि भारत की पहली प्राचीन यूनिवर्सिटी थी, इसको किसके द्वारा नष्ट किया गया था, किसके द्वारा इसको जला दिया गया था, ये आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर है। और यदि आपसे पूछ ले महिलाओं के लिए पहला विद्यालय किसके द्वारा खोला गया था, तो महिलाओं के लिए पहला विद्यालय 1848 में पुणे में किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा खोला गया था, जिनके द्वारा गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी गई है और सत्यशोधक समाज भी इनके द्वारा स्थापित किया गया है। आपसे पूछ लें महिलाओं के लिए पहली यूनिवर्सिटी किसके द्वारा खोली गई,
तो 1916 में खोली गई थी। किसके द्वारा खोली गई है पहली यूनिवर्सिटी? डीके कर्वे के द्वारा। डीके कर्वे के द्वारा। इनके द्वारा विधवा शिक्षा संघ की स्थापना की गई थी। विधवा शिक्षा संघ की स्थापना भी डीके कर्वे के द्वारा ही की गई थी। दूसरा अगर पूछ ले भारत में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी स्थापित की गई थी, तो भारत में पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी बीएचयू थी, जिसकी स्थापना 1916 में इसका उद्घाटन किया गया था। और इसी के उद्घाटन में गांधी जी आए थे। गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति अगर आपसे पूछ ली जाए तो बीएचयू के उद्घाटन में ही रही थी। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो ये पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी थी और किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा स्थापित किया गया था इसको। मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और अगर इसके इतिहास में बात की जाए तो ये 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में की गई थी। ठीक है, अगर आपसे हिंदू कॉलेज पूछे, हिंदू कॉलेज बनारस वाला, तो ये एनी बेसेंट ने, एनी बेसेंट 1898 में स्थापना की गई और यही आगे चलकर बीएचयू में कन्वर्ट हुआ था। ठीक है, बहुत ध्यान देते चलना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। और अगर मैं कलकत्ता के हिंदू कॉलेज की बात करूं तो उसकी स्थापना डेविड हेयर और जो राजा राम मोहन राय थे, जिनके द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी, उनके द्वारा स्थापना की गई। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को लाने के लिए जनवरी 2026 में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? देखिए, तो ऑपरेशन सिंधु चलाया है, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान के बीच अभी युद्ध चल रहा है। ईरान से आप याद रखना, ईरान के पूर्व में क्या है? पूर्व में कैस्पियन सागर है। कैस्पियन सागर है। इसे विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील, या विश्व की सबसे बड़ी झील इसको कहा जाता है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहा जाता है। और भारत की यदि आपसे पूछे तो भारत की कौन सी है? भारत की यदि आपसे पूछे तो भारत की चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, अंतरदेश से पूछे तो सांभर आपका राइट आंसर होगा। अगर आपसे चाबहार पोर्ट के बारे में पूछ लिया जाए किसका है, तो ईरान का है चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट ईरान का है। दूसरा आपको याद रखना है, 25 से 30% तेल कहां से होकर गुजरता है? हॉर्मुज जल संधि से होकर गुजरता है। ठीक है, हॉर्मुज जल संधि से होकर गुजरता है। और ये हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को पृथक करती है। ओमान की खाड़ी को पृथक करती है। और यदि आपसे बाब उल मंदेब पूछ ले, बाब उल मंदेब, जिसे आंसुओं का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, आंसू का प्रवेश द्वार भी इसको कहा जाता है। ये अदन की खाड़ी और प्लस लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, और जो हॉर्मुज जल संधि है बेसिकली ईरान और ओमान के बीच ये पड़ती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में किसे भारत की अलग राजधानी घोषित किया गया है? मिजोरम को अभी राजधानी घोषित किया गया है। आपको ये याद रखना है, भारत की अलग राजधानी घोषित किया गया है। क्लियर है? किसने घोषित किया? भारत सरकार घोषित करते हैं। भारत सरकार का भी नीति आयोग, जिसको योजना आयोग को समाप्त करके
1 जनवरी 2015, ठीक है, 2015 में इसकी स्थापना की गई थी योजना आयोग को समाप्त करके। जब योजना आयोग समाप्त किया गया था उस समय पर कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? 12वीं पंचवर्षीय योजना थी। कब से कब तक चलनी थी? वो 2012 से 2017 तक, बीच में ही इसको समाप्त कर दिया गया। और इसके आपसे अंतिम उपाध्यक्ष पूछे जा सकते हैं, तो लास्ट जो इसके उपाध्यक्ष थे वो कौन थे? मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, ये आप याद रखना। अहलूवालिया। दूसरा मैं आपसे बात करूं तो ये नीति आयोग है, इसके पहले अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। पहले अध्यक्ष कौन थे? पीएम नरेंद्र मोदी, ठीक है, मोदी जी पहले अध्यक्ष थे। इसके उपाध्यक्ष की बात करूं मैं, अरविंद पनगड़िया, और पहले सीईओ कौन थे? सिंधु श्री खुल्लर, सिंधु श्री खुल्लर इसके पहले सीईओ थे। वर्तमान में सीईओ बीवीआर वेंकटरमण है और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं वर्तमान में। सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं और सीईओ जो हैं वर्तमान में बीवीआर वेंकटरमण है, वेंकट रमण है, ये भी आप याद रखना। अदरक की बात की गई है तो अदरक एक क्या होता है? एक तना होता है, और तने वाली कौन कौन सी फसलें हैं उन्हें याद रखने के लिए याद रखना आप, हद कर दी आपने, ठीक है। हद से याद रखना, हल्दी एक तना वाली फसल होती है। तने वाली फसलों को क्योंकि इनमें गांठ पाई जाती है, इससे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है, गांठ पाई जाती है इनमें। वो कैसी फसलें होती हैं? तना वाली फसलें होती हैं। कर से होता है केसर, ठीक है। आ से होता है आलू और पा से होता है प्याज, ठीक है। हद कर दी आपने, हल्दी, केसर, आलू, प्याज, और दी से आप याद रखते हैं अदरक, ठीक है, अदरक। लहसुन भी होता है, लहसुन भी होता है, एक तना वाली फसल है। दूसरा आपसे पूछना रतालू भी, और आपकी जो अरबी होती है वो भी कैसी फसल है? एक तना वाली फसलें ही होती हैं। वायुमंडल में कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट यूवी किरणों से बचाती है? तो जो ये अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, सबसे पहले तो इनसे होता क्या है? स्किन कैंसर हो जाता है। स्किन कैंसर यूवी रेज से होता है। और सूर्य की किरणों से हमें क्या प्राप्त होता है? विटामिन डी सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। क्लियर है? सूर्य की किरणों से विटामिन डी प्राप्त होता है। कौन सी किरणों से बचाती है? ओजोन परत बचाती है हमें, ठीक है, ओजोन परत। ये एक शांत जो समताप मंडल होता है, जो समताप मंडल परत होती है, समताप मंडल में ये पाई जाती है। क्लियर है? समताप मंडल में पाई जाती है। ये एक शांत संरचना है। यहाँ पर कोई भी मौसमी घटना नहीं होती। सारी की सारी मौसमी घटना कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्लियर है? क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसको नुकसान पहुंचाती है। दूसरा आपको याद रखना है, ओजोन परत में 1985 में एक छिद्र हो गया, उसकी खोज किसके द्वारा की गई? फोरमैन के द्वारा उस छिद्र की खोज की गई है। और कहां पर की थी? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में ओजोन परत में छिद्र की खोज की गई थी। उसी को लेकर 1985 में ही वियना प्रोटोकॉल हुआ था। वियना प्रोटोकॉल हुआ,
और जो सबसे फेमस हुआ था कौन सा था, वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कहाँ पर हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पर हुआ था, कनाडा में हुआ था। कब हुआ, 1987 में हुआ। किसको लेकर हुआ था, ये ओजोन को लेकर हुआ था। और कब लागू हुआ, तो 1989 में इसको लागू किया गया था। दूसरा अगर आपसे पूछ ले, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ओजोन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और जो ओजोन गैस होती है, ओजोन गैस होती है, इसको O3 से डिनोट किया जाता है। क्षोभ मंडल हमारी जिस पर हम रहते हैं उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। यहीं पर ही सारी मौसमी घटनाएं यहीं पर होती हैं, मौसमी घटना यहीं पर होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। एनडीए की स्थापना डिफेंस ट्रेनिंग संस्था के रूप में कब हुई थी, अक्टूबर 1949 में हुई। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय पर ये कहाँ था, देहरादून में था, देहरादून में था। लेकिन 1954 में इसे खड़गवासला में स्थापित किया गया। और 1955 में क्या हुआ, 1955 में इसका उद्घाटन किया गया था। और यहाँ पर होता क्या है, तो यहाँ पर जो हमारी तीनों सेनाएं हैं, जल सेना, थल सेना और जो नौसेना यानी नौसेना यानी कि जो हमारी नौसेना है, उसकी ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। क्लियर है। भारत और किस देश के बीच 14वां नौसैनिक इंदिरा अभ्यास शुरू हुआ है, तो इंदिरा ये रूस, भारत और रूस के बीच होता है। ठीक है, आप याद रखना सूर्य किरण के बारे में, किस किस के बीच, भारत और नेपाल के बीच होता है, भारत प्लस नेपाल के बीच होता है। दोस्ती युद्ध अभ्यास किन किन के बीच होता है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच ये दोस्ती युद्ध अभ्यास होता है। वज्र प्रहार इंडिया और यूएसए के बीच होता है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का विशेष दर्जा दिया गया था, 42वां संविधान संशोधन। तो जो इसका राइट आंसर होगा 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को दिल्ली एनसीआर बनाया गया। इसके द्वारा 239 ए के द्वारा इसको दिल्ली एनसीआर बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा आर्टिकल 239 ए बी। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बात करूं, जब भारत में राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगता है तो किसके तहत लगाया जाता है, प्रेसिडेंट जो रूल है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है, आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। लेकिन अगर दिल्ली में हम राष्ट्रपति शासन की बात करें, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की बात करें हम, तो ये आर्टिकल 239 ए बी के तहत लगाया जाता है। क्लियर है। दिल्ली को राजधानी 1911 में घोषित किया गया था, 1911 में घोषित किया गया था। 1912 में दिल्ली राजधानी हो गई, दिल्ली क्या हो गई, राजधानी हो गई। दूसरा 1931 में इसका इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था, इरविन के द्वारा उद्घाटन किया गया था, यह भी आपको याद रखना है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो इसी 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, विधानसभा की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है,
इसका आकार 10% निश्चित किया गया है। जबकि 91वां संविधान संशोधन क्या कहता है, तो प्रत्येक राज्य और विधानसभा के लिए 15% अधिकतम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सीमा निश्चित की गई है, लेकिन दिल्ली में 10% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सीमा निश्चित है। अर्थात इसका मतलब यह है कि दिल्ली में 70 विधानसभा की सीटें हैं, तो 70 में से 10% ही वहां पर मंत्री बन सकते हैं, यानी कि 7 मंत्री बन सकते हैं। 7 मंत्री में भी एक मुख्यमंत्री होता है और 6 अन्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। क्लियर है? 6 अन्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। दूसरा आगे देखिए, 70वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो हमारा मूल संविधान है उसमें जो राष्ट्रपति हैं उनका जो निर्वाचक मंडल है, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन लोग भाग लेते हैं। आर्टिकल 54 के तहत निर्वाचक मंडल का प्रावधान है कौन कौन लोग भाग लेते हैं। ठीक है, उसमें जो मूल संविधान है उसमें ये दिल्ली और पुदुचेरी का प्रावधान नहीं था, लेकिन 70वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली व पुदुचेरी को भी प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया। और अगर मैं प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल की बात करूं तो देखो, लोकसभा के जो एमपी होते हैं, चुने हुए एमपी होते हैं, निर्वाचित एमपी, और राज्यसभा के भी निर्वाचित एमपी इसमें भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। और दूसरा, दिल्ली और पुदुचेरी जिसे 70वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, उसके मेंबर इसमें निर्वाचित भाग लेते हैं। 61वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा जो वोटिंग एज है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोटिंग एज कर दी गई। 42वां संविधान संशोधन, इसको तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। इसके द्वारा ही 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। प्रसिद्ध तिब्बती विद्वान तारानाथ के अनुसार सम्राट बिंदुसार ने 2 समुद्रों के बीच की भूमि सहित कितने राज्य प्रदेशों को जीता था? 16 राज्यों को इन्होंने जीता था। जो बिंदुसार है, बिंदुसार मौर्य वंश के शासक थे, मौर्य वंश के ये शासक थे और चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। ये आपको याद रखना है। बिंदुसार किस संप्रदाय से रिलेटेड थे? तो ये आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे, आजीवक संप्रदाय को फॉलो करते थे। और इन्हीं के समय पर ही डाइमेकस और डायनोसियस विदेशी आए थे। दूसरा आपको याद रखना है, बिंदुसार से ही संबंधित, बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी, अमित्रघात, अमित्रोच्चैट्स भी इनका नाम मिलता है, यानी कि शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला इसका अर्थ होता है। बिंदुसार का नाम जैन ग्रंथों में सिंहसेन मिलता है, सिंहसेन भी इनका नाम मिलता है। क्लियर है? और अगर पूछ लें आपसे, बिंदुसार की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थी उसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो टोटल 500 सदस्य थे, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा मैं आपसे बात करूं, बिंदुसार और बिंबिसार दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बिंदुसार तो मौर्य वंश के हैं, लेकिन जो बिंबिसार थे, बिंबिसार वो हर्यक वंश से संबंध रखते हैं। ठीक है, हर्यक वंश से संबंध रखते हैं। तो इसी के साथ आज की अपनी इस क्लास को हम यहीं रखते हैं। मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी को बेहतर बनाइए और अच्छा कीजिए। धन्यवाद।